हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। अब हमने एम लक्ष्मीकांत बुक शुरू की थी, जिसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। और इससे पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, हमने संविधान की विशेषताएं वाला लेक्चर शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको 7-8 पॉइंट बताए थे। उसका आगे का लेसन आज इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पहले मैं आपको रिवाइज करा दूँ। संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे हम। चैप्टर का नाम संविधान की विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था, लिखित लंबा लिखित संविधान, लंबा लिखित संविधान। हमारा संविधान विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसकी डिटेल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, ठीक है, जिसमें मैंने अलिखित संविधान, लिखित संविधान कहाँ से लिया है सब बताया था। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था आपको, मिश्रित संविधान। ये भी बताया था, ये सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव कंसेप्ट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर में जब कराऊंगी आपको, उसमें सबसे ज़्यादा जो इस चैप्टर में से पूछा गया है वो यहीं से पूछा गया है। तीसरा बताया था मैंने आपको, कठोर और लचीला संविधान। लचीला संविधान वो होता है जिसमें संशोधन आराम से, आसानी से हो जाता है, और कठोर संविधान होता है जिसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत में कैसा है, दोनों का समन्वय। हाँ, तो हमारा संविधान अत्यधिक कठोर है, ना ही लचीला है। मैंने आपको 3 में वो बताई थी, 3 प्रावधान है हमारे यहाँ संशोधन के। सामान्य प्रक्रिया द्वारा में सामान्य बहुमत होता है, और 2 आर्टिकल 368 के अंदर आते हैं, इसमें एक विशेष प्रक्रिया द्वारा यानी विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत के साथ पहला तो होता है विशेष बहुमत, दूसरा होता है विशेष बहुमत और आधे से अधिक, यानी आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन, ठीक है। 3 पॉइंट ये बताए थे मैंने आपको। फोर्थ हमारा एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था। हमारा संविधान एकात्मक तो है, लेकिन संघीय तो है, लेकिन उसमें एकात्मकता के लक्षण है। पूर्णतः हमने ना तो संघीय व्यवस्था को अपनाया है, ना ही हमारा ढांचा एकात्मक है। संघीय व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था वो होती है जिसमें शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक। मैंने आपको बताया था संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन व्यवस्था। 2 तरह की शासन व्यवस्था होती है। दो तरह की शासन व्यवस्था होती है, एक तो संसदीय शासन व्यवस्था जो भारत ने अपनाई है, एक होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में प्रेसिडेंट प्रधान होता है, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में 2 सदन होते हैं। 2 सदन, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है। और सबसे जो मेन इसका फीचर है वो ये है कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। हमारे यहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति यानी लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी है, रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें पूर्ण पृथक्करण होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं होती है। ये हमने ब्रिटेन से ली, यूके,
संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है वो यूके से अलग है। किन किन दो चीज़ों में अलग है? पहले तो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, यानी हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है। कौन है? संविधान, संविधान की सर्वोच्च। ब्रिटेन में क्या है? संसद की सर्वोच्चता है, हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्च। और दूसरा, ब्रिटेन में वंशानुगत प्रणाली को अपनाया जाता है, यानी उत्तराधिकारी व्यवस्था है। हमारे यहाँ क्या है? गणतंत्रात्मक शासन है, गणतंत्र को अपनाया है हमने, क्योंकि जो हमारे प्रधान है यानी हमारे प्रेसिडेंट वो निर्वाचित होते हैं, वहाँ वंशानुगत होते हैं। तो जो संसदीय व्यवस्था है इन दो मामलों में ब्रिटेन से अलग है भारत। मैंने आपको बताया था संसद की संप्रभुता। और न्यायालय की सर्वोच्चता या न्यायिक सर्वोच्चता। भारत में संसद संप्रभु है और ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है। तो संप्रभु और सर्वोच्च में अंतर होता है। संप्रभु का मतलब होता है सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब होता है जब आप आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होते हैं। सर्वोच्च का मतलब होता है सुप्रीमेसी, जहां आपके ऊपर कोई नहीं है। संसद हमारी संप्रभु है, सर्वोच्च नहीं है। तो कभी भी एग्जाम में संसद सर्वोच्च और संप्रभु का ध्यान रखना है। हमारी संसद संप्रभु है, वो संविधान के अकॉर्डिंग कोई भी लॉ बना सकती है, वो उसके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यहाँ हमारी संसद संप्रभु है, सर्वोच्च नहीं है। और न्यायिक सर्वोच्चता, मैंने आपको बताया था कि न्यायालय जो है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब है कि जो न्यायालय है वो देखेगा कि जो संसद ने लॉज बनाए हैं, कानून बनाए हैं, वो संसद के संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। इसे कहते हैं न्यायिक पुनर्वेलन या जुडिकल रिव्यू। जुडिकल रिव्यू, इसके द्वारा अगर कोई भी विधि संविधान के अनुसार नहीं है तो जो हमारा न्यायालय है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो न्यायिक सर्वोच्चता। 7 पॉइंट मैंने आपको बताया था, न्यायालय का एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका, इसमें मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए थे कि एकीकृत न्यायपालिका का मतलब एक न्यायपालिका नहीं है, शीर्ष न्यायपालिका है। संसद की संप्रभुता कैसे निर्धारित होती है? संप्रभु बनी रहे, सर्वोच्च ना बनी रहे, इसलिए मैंने आपको दो वो बताए थे, रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ, यानी कानून द्वारा शासन। जैसे अंग्रेजों ने किया, कानून बनाए और उनके हिसाब से शासन किया, अपने हिसाब से कानून बनाया और उनके हिसाब से शासन किया। लेकिन भारत में क्या अपनाया गया है? रूल ऑफ लॉ। इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, कानून की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। दूसरा बताया था मैंने आपको विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। और तीसरा बताया था मैंने आपको कानून की प्रबल भावना, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। अगर कोई कानून या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें संविधान में रिटन नहीं है, उनको सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स करेगा, तो ये कहलाएगा कानून की प्रबल भावना। तो ये जो रूल ऑफ लॉ है, ये जो हमारी संसद है उसकी संप्रभुता को निर्धारित करता है। ये पूरे मैंने पॉइंट आपको पिछली लेक्चर में समझा दिए थे। अब इससे आगे का करेंगे
संविधान की विशेषताओं में अगला है हमारा मौलिक अधिकार। पिछली बार राइटिंग का इशू हो रहा था, इसलिए मैंने अपने नोट्स को PDF फॉर्म में लिखवाया है इस बार। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। संविधान के भाग 3 में गिवन है। फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। ऐसे ही शोषण के विरुद्ध अधिकार, टाइपिंग मिस्टेक है, शोषण कर दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आगे के लेक्चर में डिटेलिंग है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये चैप्टर ओवरव्यू है। आगे आप क्या पढ़ने वाले हैं? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। सांस्कृतिक व शिक्षा, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29-30। 29 और 30। 29 संस्कृति का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, और 30 शिक्षा का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। अगर इनमें से किसी भी संविधान जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं इनका उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत कोई भी इसका वायलेशन हुआ है मौलिक अधिकारों का, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ये आर्टिकल 32। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, यानी फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 31 में दिया था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार, जिसे 44 अमेंडमेंट यानी संशोधन द्वारा 1978 में लीगल राइट बना दिया। इसने आर्टिकल 301 के तहत, यानी 301 के तहत। ये UPSC 2001 में पूछा है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस रूप में हमें प्राप्त है। तो कैसा अधिकार प्राप्त है हमें? लीगल राइट, यानी कानूनी अधिकार के रूप में हमें मिला हुआ है लीगल राइट। अब ये तो सबको पता होते हैं, लेकिन जो मौलिक अधिकार है उनका उद्देश्य क्या है, किस वजह से वो लाए गए? हमें पता है हमें अधिकार के रूप में मिले हुए हैं, लेकिन ये राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रेरित करते हैं। स्टेटमेंट यहाँ से पूछते ही है कि आर्टिकल कौन से में कौन सा अधिकार है, लेकिन कई भी उद्देश्य भी पूछ लेते हैं कि मौलिक अधिकार जो लाए गए हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रेरित करना, राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रेरित करना। कार्यपालिका और विधायिका के लिए निरोधक का काम करते हैं। कार्यपालिका या विधायिका कोई भी ऐसा लॉ, विधायिका लॉ नहीं बनाएगी ऐसा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो, और कार्यपालिका कोई भी ऐसा कानून या रूल इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, यानी लागू नहीं करेगी जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। अगर होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब आपातकालीन प्रावधान के में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य अधिकार स्थगित हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, पहले तो आपको स्टेटमेंट दे देगा कि आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार स्थगित हो जाएंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी नहीं होते। आर्टिकल 20 और 21 जीवन का अधिकार और दोष सिद्धि का अधिकार, ये कभी भी स्थगित नहीं होते हैं। और दूसरी बात, इनका स्थगन होता है, निलंबन नहीं होता है। तो जितने भी स्टेटमेंट हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, स्थगित होते हैं, निलंबित नहीं होते हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट है, इनकी जो हमारा संविधान है उसमें एक विशेषता के तौर पर दिए गए हैं। इनको आगे डिटेलिंग में अलग चैप्टर में। दूसरा है हमारा राज्य के नीति निर्देशक, DPS डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 में दिए गए हैं आर्टिकल 36 से 1 तक। ठीक है, इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। संविधान में ऐसा विभाजन नहीं है। संविधान में सारे जो हमारे DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक, ऐसे ही दिए गए हैं, लेकिन इनकी प्रकृति और नेचर के हिसाब से इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है सामाजिक, यानी समाजवादी।
वैसे अगर हम आइडियोलॉजी के तौर पे देखें तो समाजवाद का मतलब होता है जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर जब गवर्नमेंट का या सरकारी नियंत्रण होता है उसे समाजवादी बोलते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समाजवाद में थोड़ा बदलाव किया गया। हमारे यहाँ समाजवाद का मतलब क्या है, जब सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित की जाए वहाँ समाजवाद, यानी जो अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है उसको कम करेंगे वो कहा जाएगा समाजवाद इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। वैसे तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर सरकारी नियंत्रण को बोलते हैं समाजवाद। समाजवादी ऐसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो समानता स्थापित करते हैं वो समाजवादी राज्य नीति निर्देशक तत्व कहलाएंगे। इसी तरह गांधीवादी, जो गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित है, जिन नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी आदर्श मिलते हैं वो गांधीवादी। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, जैसे ग्राम पंचायत का गठन, आर्टिकल 40 है ना, इस तरह के, और जैसे वो था नशीले पदार्थों का उन्मूलन, वो गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ऐसी उदार बौद्धिक यानी उदारवादी, लिबरल, एक आइडियोलॉजी होती है समाजवादी, एक आइडियोलॉजी होती है उदारवादी। उदारवादी का मतलब है जिसमें थोड़ी उदारता रखी जाए, जैसे कि सभी को समानता दी जाए, जैसे कि आर्टिकल 44 के हम देखते हैं यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, वो इस तरह का राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उदारवादी या उदार बौद्धिक। अब डीपीएसपी क्या करते हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, और ये राजनीतिक लोकतंत्र की भावना से प्रेरित हैं। तो उद्देश्य जो है दोनों के अलग अलग है, ध्यान रखना है कि राजनीतिक लोकतंत्र की भावना से प्रेरित है और ये समाजवाद और आर्थिक भावना को, लोकतंत्र को प्रेरित करते हैं। अब इनका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेलफेयर स्टेट बनाना। इस स्टेट के लिए एक आपने नैतिक आदर्श रख दिए कि आपको ऐसे स्टेट बनाना है, तो स्टेट कैसा बनाना है, लोक कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट। शासन व्यवस्था के लिए मौलिक सिद्धांत हैं, इसमें शासन के ऊपर यानी राज्य के ऊपर नैतिक दायित्व डाला गया है कि अगर आप जो भी विधि बनाएंगे वो इनके अनुसार बनाएंगे। कानून, डीपीएससी के प्रवर्तन में कोई कानूनी शक्ति नहीं है, इनके पीछे कोई लीगल वो नहीं है, शक्ति पावर नहीं है। जैसे कि हमने मौलिक अधिकार में पढ़ा था कि अगर उनका उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हम डीपीएससी के हिसाब से अगर कोई सरकार काम नहीं करती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके पीछे ये क्वेश्चन पीछे पूछा हुआ है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके पीछे नैतिक शक्ति क्यों लगाई, बाध्यकारी शक्ति क्यों नहीं है, क्योंकि उस टाइम इसका एक रीज़न जहाँ तक मुझे ध्यान है कि तो हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे, जिस टाइम स्वतंत्रता हमें मिली टाइम हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतने सारी जिम्मेदारी राज्य के ऊपर डाली जाए। इनके पीछे नैतिक प्रेरणा और ये राज्य के कर्तव्य हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट नोट ये पीछे स्टेटमेंट में पूछा है, बाकी मेंस आंसर राइटिंग में इस तरह के कोड काम आते हैं। मिनर्वा मिल्स मामले में इन 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, इम्पॉर्टेंट है, कभी उसमें पूछ लेता है सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा, तो इसलिए मैंने कोट कर दिया। अगला है हमारा मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में नहीं थे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने मौलिक अधिकारों को संविधान में संशोधन के माध्यम से लेकर आए। मूल संविधान में इनका प्रावधान नहीं था। आर्टिकल भाग 4A आर्टिकल 51A के तहत मौलिक कर्तव्य संविधान में है। ठीक है, अच्छा, ये FR का मतलब फंडामेंटल राइट, FD का मतलब फंडामेंटल ड्यूटी। गांधी जी ने एक बार कहा था कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ध्यान में नहीं रखता उसके लिए अधिकार कोई मान्य नहीं है। तो इसी तरह जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट की याद दिलाते हैं। अगर आप
फंडामेंटल राइट का यूज़ कर रहे हो फंडामेंटल, तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए। कितने दिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटी? 11 हैं, जिसमें कि 10 जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाई गई थी, और 11th जो है जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अनिवार्य प्रावधान किया गया है कि उनके गार्जियन जो हैं वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य बेसिक एजुकेशन देंगे। वो 2002 86 अमेंडमेंट हुआ था, 86 संशोधन, उसमें 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के समान कानूनी रूप में लागू नहीं है। अगर आप मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन, वैसे तो करना नहीं चाहिए, मौलिक कर्तव्यों को नहीं मानते हैं तो आपके ऊपर दंड का प्रावधान नहीं है। सिंह समिति ने ये भी सिफारिश की थी कि जो आपके वोटिंग राइट है उसको भी इसमें मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डाला जाए और उसको बाध्यकारी बनाया जाए कि अगर आप नहीं देते हैं तो आपके ऊपर दंड का प्रावधान होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नेक्स्ट है हमारा धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलर स्टेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, और इसका एक मतलब सर्वधर्म सम्मान भी होता है। सर्वधर्म सम्मान या सम्मान, सभी धर्मों का सम्मान या सभी धर्मों को समान, वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को हटा दें हम, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है जब हम हर रिलीजन को इक्वली देखते हैं, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, तो वो धर्मनिरपेक्ष है। जब हम इसके आगे स्टेट जोड़ देते हैं तो राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है, सभी धर्मों का समान सम्मान करना चाहिए। ठीक है। इसी तरह भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं है, अर्थात भारत के धर्म के तौर पर किसी को भी मान्यता नहीं मिली गई कि भारत का कोई अपना, भारतीय राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसे भारतीय राज्य के भारतीय धर्म के तौर पर मान्यता मिली हो, यही धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है। मूल संविधान में धर्मनिरपेक्षता नहीं जोड़ी गई थी, नहीं थी। इसके बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। पीछे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेटमेंट देता है कि कौन से मूल संविधान की प्रस्तावना में क्या शामिल था, वर्तमान प्रस्तावना में क्या शामिल है। तो धर्मनिरपेक्षता शामिल नहीं था, इसे बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्षता तो जोड़ दिया, लेकिन कुछ ऐसी हमारे संविधान में आर्टिकल हैं जो धर्मनिरपेक्षता को सपोर्ट करते हैं। इसमें आर्टिकल 14, 15, 16 जो समानता के तहत हमें मिले हुए हैं कि सभी समान है, तो ये धर्मनिरपेक्षता को सपोर्ट करते हैं। 25 से लेकर 28 तक सभी राज्य हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, लेकिन इससे ध्यान रखना है आर्टिकल 44 यानी यूनिवर्सल सिविल कोड, इसके तहत भी धर्मनिरपेक्षता को प्रमोट किया जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि आर्टिकल 44 भी धर्मनिरपेक्षता को सपोर्ट करता है, ये धर्मनिरपेक्षता की भावना से प्रेरित है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक तो होती है धर्मनिरपेक्षता, एक होती है सांप्रदायिकता। क्या मतलब होता है? धर्मनिरपेक्षता का तो मतलब हो गया जब सभी धर्मों को समान माना जाए। सांप्रदायिकता का मतलब वो होता है जब हम किसी भी धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर मान्यता देते हैं या अधिक श्रेष्ठ समझते हैं। एक तरीके से किसी धर्म को ज़्यादा ऊंचा मानना दूसरे धर्म के अकॉर्डिंग, दूसरे धर्म के कंपैरिजन में, वो कहलाता है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। एक चीज़ और इसमें नोट करेंगे, जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो वेस्टर्न से अलग है। जो यूरोप की धर्मनिरपेक्षता है, हमने वेस्ट से लिया धर्मनिरपेक्षता, लेकिन भारत की धर्मनिरपेक्षता बाहर के देशों से यानी यूरोप या पश्चिम के देशों से अलग है। किन बातों में अलग है? बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ धर्मनिरपेक्षता पूर्ण धर्मनिरपेक्षता है, मतलब राज्य और धर्म में पूर्ण अलगाव है। वहाँ राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और धार्मिक जो चर्च हैं वो राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन भारत में हमारे यहाँ सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। कौन सी है?
सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष, यानी पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। हमारे पास हाँ पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि वैसे तो राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन अगर किसी विशेष धर्म के लोगों के साथ उनका अधिकारों का उल्लंघन होता है तो राज्य उसमें इंटरवीन कर जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, हमारे यहाँ पूर्ण अलगाव नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है, भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता नहीं है। अगला आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें क्या है? बिना भेदभाव के सभी 18 और 18 प्लस यानी 18 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको मताधिकार मिला हुआ है, सार्वभौमिक मताधिकार मिला हुआ है। ये 1986 में 66वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु पहले 21 थी, उसे 18 कर दी गई। ये तो हमें पता है, लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार के फायदे क्या हैं? क्यों सार्वभौमिक मताधिकार अपनाया गया? लाभ, ये लोकतंत्र को मजबूत करता है, एक ब्रॉडर एरिया देता है। अब पहले हमें सबको सार्वभौमिक मताधिकार नहीं थे, के संपत्ति के अधिकार पर आधार पर मताधिकार मिला हुआ था। क्या नुकसान था? कि सभी का प्रतिनिधित्व नहीं था। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यह है सब जिसको पसंद करते हैं अपने पसंद के प्रतिनिधित्व को चुनेंगे। इससे लोकतंत्र की जो भावना है वो प्रबल होती है। लोकतंत्र का तो मतलब ही होता है जनता का जनता द्वारा शासन, ठीक है। लोकतंत्र की भावना प्रबल होती है, भावना की प्रबल। दूसरा, समानता स्थापित होती है, क्योंकि बिना भेदभाव के है, अमीर है गरीब है, पढ़े लिखे हैं या नहीं है, सभी को मतदान देना है। तो समानता की भावना या समानता की स्थापना। तीसरा इसका जो लाभ है या कहेंगे इसका तीसरा क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। हितों की रक्षा, क्योंकि प्रतिनिधित्व तो अल्पसंख्यकों का भी होता है। तो इसके 3 लाभ हैं सार्वभौमिक मताधिकार के। इसके बाद एकल नागरिकता। भारत में संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था में नागरिकता दोहरी होती है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता अपनाई। क्यों भारत में एकल नागरिकता है? क्यों? कि जब हमारा विभाजन हुआ था तो संविधान निर्माता भारत की अखंडता और एकता पर बहुत ज़्यादा फोकस, इसीलिए उन्होंने एकल नागरिकता का प्रावधान किया। एकल नागरिकता क्यों लाई गई? क्योंकि भारतीय संविधान निर्माता एकता यानी यूनिटी और अखंडता, भारत की अखंडता, कि दोबारा ऐसा ना हो पर फोकस थे, इसलिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। और ये हमारे संविधान की विशेषता है, क्योंकि हमने संघीय व्यवस्था के साथ एकल नागरिकता को अपनाया है। त्रिस्तरीय सरकार, यूजुअली सब जगह 2 स्तर की सरकार हम पढ़ते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन भारत ने 3 स्तरों पर सरकारों का प्रावधान किया है। मूलतः हमने संविधान संघीय व्यवस्था को अपनाया था जब हमारी जो सरकार थी 2 स्तरीय ही थी, लेकिन उसके बाद संविधान संशोधन के माध्यम से हमने इसको 3 लेयर बनाया और त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया। नोट, नया भाग 9, नई अनुसूची 11वीं जोड़कर हमने जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से पंचायतों को, जो आज हम पंचायत देखते हैं, उनको संवैधानिक मान्यता दी। कौन से? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से नवा भाग जुड़ा और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को मान्यता दी। ऐसी अब नया भाग 9th A, यहाँ ए का ध्यान रखना है, या 9th A या K, और नई अनुसूची 12वीं जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी। ये दोनों को ध्यान रखना है कि 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा हमने लोकल गवर्नमेंट का प्रावधान किया। लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय शासन। इससे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं रिगार्डिंग
पंचायत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट निकालता है जिसे बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये भी आया 2022 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। इंडिया की रैंकिंग 135। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा पंचायती राज का इम्पोर्टेंस बताने के लिए जो हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया 2022 में, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 135 आई। उसके 4 पिलर हैं। एक तो रिगार्डिंग है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो बताता है कि मेल और फीमेल में कंपैरिजन करके कौन ज़्यादा इकोनॉमिकली एम्पावर है। मेल के कंपैरिजन में वुमेन कितनी एम्पावर हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एम्पावर पार्टिसिपेशन है उसमें हमारी रैंकिंग 146 देशों में 143। अगर हम हेल्थ की रिगार्डिंग देखें, हेल्थ वुमेन की हेल्थ पे कितना कितना हमारा रैंकिंग है, तो 146 में से 146 हमने रैंक ली। एक होता है एजुकेशनल, मैन के कंपैरिजन में वुमेन कितनी एजुकेटेड हैं, कितनी एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसमें हमारी रैंकिंग थी 107। लेकिन एक इसका पिलर और होता है, इसका नाम है पॉलिटिकल। मैं अच्छे से लिख के समझाऊंगी। फोर्थ पिलर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया की रैंकिंग आई 48, सबसे हाईएस्ट। ये हाईएस्ट क्यों आई? क्योंकि पंचायतों में विमेन को 30% रिजर्वेशन है। तो पंचायतों की इतनी बड़ी पावर सामने आई कि पंचायतों में 30%, और जबकि हम अपने उसमें पार्लियामेंट में देखें, संसद या विधानसभाओं में मिलाकर अगर हम देखें तो विमेन का पार्टिसिपेशन अराउंड 10% जाता है। लेकिन पंचायतों में 30% रिजर्वेशन की वजह से हमारी यहाँ पर रैंकिंग कितनी सुधर गई। तो यहाँ पंचायतों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए पंचायतों को ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू सो मच। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके प्रीवियस ईयर